दोस्तों वेलकम टू लाइव विद इन टॉक शो। आपका लाइव विद इन टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मण सिंह भंडारी, आपका होस्ट, दोबारा से आपको इस टॉक शो में एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक लिया है वो एंगर के ऊपर है, और जो किड्स का है, टीनेजर्स का है, या ह्यूमंस का जो एंगर मैनेजमेंट होता है वो कैसे क्या रहता है, और उसकी वजह से हमारे उसमें सक्सेस होता है, एंजाइटी होती है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे को फेस करने पड़ते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और बच्चों में, टीनेजर्स में, यंग्स में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बारे में सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ 12 ईयर एक्सपीरियंस है, और वो बहुत सारी सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, टीवी, रेडियो शो कर चुकी हैं। स्कूल कॉलेजेस में रेगुलर उनकी कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार चलते हैं। हॉस्पिटल और कई सारे इंस्टीट्यूट में उनके सेशंस वगैरह होते हैं। तो वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट और बहुत अच्छे स्किल्स के साथ आपको वो सारी चीजें समझाएंगी। हमारे साथ आज जुड़ने वाली हैं रीमा कोहली जी, जो कि ह्यूमन बिहेवियर की एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। तो दोस्तों उनसे मैं आपको रूबरू कराऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा उनके फोटो गैलरी के थ्रू हम जानेंगे उनके बारे में। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इस पर आप गौर फरमाएं। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस को रीमा मैम अटेंड करती हैं, उनको सेशन देती हैं, और लाखों लोगों को अटेंड कर चुकी है और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुकी हैं। तो दोस्तों आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे, और एंगर मैनेजमेंट के बारे में, टीनेजर्स के बारे में, और जो बच्चों के स्वभाव के बारे में भी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं रीमा कोहली मैम का। मैम स्वागत है आपका लाइव इन टॉक शो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत एक काफी अच्छी जर्नी रही है। 12 साल आप इस फील्ड में हैं, और काफी सारा मेरे ख्याल से आपके पास एक खान होगी, जहां आप हमें थोड़ा बहुत उसमें से कुछ आप यहाँ हमारे दर्शकों को आज थोड़ा सा आपका ज्ञान देंगी। तो बेसिकली एंगर के ऊपर वैसे तो आपकी बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं, लेकिन आज हम लोगों ने एक एंगर का ऊपर हम लोग टॉपिक करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ की हर ह्यूमन की लाइफ के अंदर जुड़ा हुआ है, चाहे वो टीनेजर्स है, बच्चा है, या बड़ा है, या बुजुर्ग है, हर एक की लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो टीनेजर्स को लेकर है और किड्स को लेकर है। उनका जो स्वभाव को लेकर है, उनकी जिद वगैरह हो गई, या उनके गुस्से को कैसे कंट्रोल, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है आज की जो। और दूसरी बात, कोविड की वजह से काफी टाइम जो है लोग घरों में बंद रह गए, उसकी वजह से भी लोगों का स्ट्रेस भी और ये एंगर भी काफी बढ़ गया है। तो उसके बारे में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि एंगर के बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, जैसे दूसरे भाव होते हैं, हंसना, रोना, डर दिखाना, तो ऐसे ही गुस्सा भी एक भाव है। इट इज अ नॉर्मल लाइक फिनोमिनन दैट हर एक इंसान एक्सपीरियंस करता है। इसको तब समस्या मानी जाती है जब ये बहुत अधिक मात्रा में हो, बहुत ज्यादा दिनों तक चले, या जहाँ पे आपके आसपास के लोग अफेक्ट होना शुरू हो, तब ये समस्या बन जाती है। पर अगर आपको हफ्ते में एक दो बार थोड़ी देर के लिए किसी बात पे गुस्सा आता है, तो दैट इज नॉर्मल, वो सामान्य चीज है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। कहाँ हम एंगर मैनेजमेंट बोलते हैं, जहां पे आपके आसपास के लोग, आपका काम, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका प्रोग्रेस इन लाइफ, जॉब, हर चीज अफेक्ट हो रही है, आपका शरीर, आपका मानसिक कंडीशन अफेक्ट हो रहा है, वहां पे आपको चिंता करने की जरूरत है। तो इसलिए एंगर मैनेजमेंट इसलिए हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज जहां पे आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, आपका अपने शरीर पे काबू नहीं रहता, और आप गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, वहां पे दिक्कत आ जाती है, समाज के लिए भी, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, सबके लिए।
तो वहां पे हमें ये समझना जरूरी है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी। सो मैम, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, इज एंगर राइट और रॉन्ग, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, कुछ भी राइट या रॉन्ग होता नहीं है। एंगर जनरली हमको होता है जब हम कोई चीज गलत हो रही होती है उसको सह नहीं पाते, तो दैट इज ऑल राइट। हो सकता है बच्चे को कुछ लाइक बड़ों में लाइक गलत लग रहा है इसलिए वो गुस्सा हो रहा है, या बड़ों को लाइक बच्चों में कोई चीज गलत लग रही है और गुस्सा हो रहा है, वो स्वाभाविक है। अगर हम नहीं टोकेंगे बच्चों को, हम उनको बताएंगे नहीं, तो कौन बताएगा? तो कुछ हद तक गुस्सा सही भी होता है, बट जहां वो आपे से बाहर हो जाए, जहां वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वहां दिक्कत आती है। अब ये भी होता है कि जो सिचुएशन आपको ठीक लग रही है, शायद आपके देखने का नजरिया मेरे देखने के नजरिए से अलग हो। अगर मैं ये कहूं कि भी सड़क पे लाइक एक लड़की जा रही है, उसको कुछ लोग छेड़ रहे हैं, तो कुछ लोग वहां से ऐसे ही निकल जाएंगे कि जैसे ये सामान्य सी चीज है, दिल्ली में तो आए के दिन ये होता ही रहता है, तो उसकी परवाह किए बिना वो वहां से निकल जाएंगे। बट कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और वो गुस्से से जाके उन व्यक्तियों के साथ बात करेंगे कि भी ये कौन सा तरीका है एक लड़की के साथ डील करने का, और आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और शायद उसके साथ लड़ेंगे या व्हाटएवर। तो यहाँ पे आप किसको राइट बोलेंगे या किसको रॉन्ग बोलेंगे? जो अगर नहीं उसमें पढ़ रहे, वो शायद अपनी सेफ्टी के पीछे अपने परिवार के बारे में सोच के नहीं पढ़ रहे कि रिस्क क्यों लेना लाइफ का। बिकॉज एक ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जहाँ पे कुछ गुंडे जो हैं एक लड़की को छेड़ रहे थे, और वहां से एक मदर अपने 4 साल के बच्चे के साथ सैर के लिए निकली हुई थी। तो शाम का टाइम था, और जब उसने देखा कि ऐसे उस लड़की को छेड़ रहे हैं अकेला देख के, तो माँ से रहा नहीं गया, तो वो गई उन लोगों से बोलने की भी ये कौन सा तरीका है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, ऐसे तंग मत कीजिए। तो उनमें से एक लड़के के पास एक नाइफ था, जो उसने उस लेडी को उससे स्टैब कर दिया, और वो लेडी शी लॉस्ट हर लाइफ। अब वहां ऐसी सिचुएशन में नुकसान किसका? उस परिवार का, उस बच्चे का जिसने अपनी माँ खोई। अब आप क्या कहेंगे कि ये लेडी गलत थी या सही थी? इसका एंगर सही था या गलत था? तो कोई भी चीज सिचुएशन को समझे बिना हम राइट रॉन्ग में नहीं डाल सकते। We have to understand the situation, we have to understand the condition। हमें उस सीन का टोटलिटी समझना पड़ता है, इसको समझने के लिए कि हम सही तरीके से उसके साथ डील कर रहे हैं या गलत तरीके से। जब हम आपे से बाहर हो जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, जो अगर कंट्रोल सिचुएशन में हो तो वही चीज सही होती है। सही, वेरी ट्रू। तो सब कंट्रोल के ऊपर है कि आप कितना कंट्रोल कैसे करके चलते हैं, और कहीं सही समय पर सही जो एंगर दिखाना और उसको कंट्रोल करना, वो अपने आप में एक वो मैनेजमेंट की बात है और समझने की बात है। एक बहुत ही सियाने व्यक्ति ने कहा कि गुस्सा जो है, क्रोध जो है, वो मूर्खता से शुरू होके पश्चाताप में खत्म होता है। तो हमें उतने हद तक गुस्सा रखना है जहां पे हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा सके, बस उतने हद तक, उतने हद तक नहीं कि हमें बाद में पछतावा होए कि हमने क्या किया। राइट, इस आपने बिल्कुल सही वैलिड उसमें बताया है, एक्सप्लेन किया मैम। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मैम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ शॉर्ट टेम्पर? यानी बहुत लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, या उनका जो है वो पेशेंस कह लीजिए कि इतना नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? शॉर्ट टेम्पर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर हम देखें तो जेनेटिक भी हो सकता है। बहुत लोगों का जेनेटिक मेकअप ऐसे होता है, उनका दिमाग, उनका शारीरिक विकास और बनावट ऐसी होती है कि वो बचपन से ही गुस्सेल और जिद्दी और थोड़े सेंसिटिव, चिड़चिड़े से होते हैं। और ये भी होता है कि भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपका परिवार कैसा है जो आपके साथ डील कर रहा है। आपके पेरेंट्स में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद ज्यादा गुस्से वाला है, तो बच्चे या बड़े जो हैं आसपास की सिचुएशन को देख के काइंड ऑफ सीखते हैं। स्पेशली बच्चे अगर हम लें, तो अगर आपका एक पेरेंट गुस्से वाला होगा तो कुदरती आप वो चीज को अपने अंदर लेंगे।
और शायद बड़े होकर लाइक आप गुस्से वाले होंगे, या आप बचपन में ही आप जाके स्कूल में या कॉलेज में या अपने वर्क प्लेस में अपने कोलीग्स के साथ गुस्से के साथ डील करेंगे। तो इसलिए लाइक सिचुएशनली भी होता है, साथ में परिवार में अगर कुछ लोग स्वार्थी होके सिर्फ अपने लाइक बारे में सोचते हैं, आपको समझते नहीं है, वो भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन ले आता है और आपको गुस्से वाला बना देता है। और कई बार आपके घर के लाइक जो सीनियर मेंबर होते हैं, वो अस्त व्यस्त होने के कारण गुस्से में आ जाते हैं बहुत जल्दी में, तो पूरा परिवार ही लाइक का माहौल गुस्से वाला हो जाता है। कई बार बचपन में आपको बाकी लाइक सारे भाव जो है प्रकट करने की आजादी होती है, पर गुस्सा प्रकट करने की आजादी नहीं होती। आप गुस्से होते हैं तो आपको डांट पिट जाती है। तो उससे क्या होता है कि भी कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना नहीं आता, आपको समझ नहीं आता कि आप गुस्से को डील कैसे करें, इसलिए बड़े होकर वो कंफ्यूजन रहती है। राइट। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है। अगर हम एक टीनेजर को लें, टीनेजर के बॉडीली चेंजेस, उसके हार्मोनल चेंजेस, उसके शॉर्ट टेम्पर में लाइक बन सकते हैं रीजन। और अगर हम बड़ों में देखें तो हो सकता है कि लाइक न्यूट्रिशन ठीक से नहीं ले रहे, या बच्चों, बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी न्यूट्रिशन ठीक से नहीं ले रहे, भूखे हैं, या फिर इवन तनाव एक लाइक गुस्से का रीजन बन जाता है। तो आजकल जैसे कोविड चल रहा है, लोगों के लाइक बिजनेसेस ठीक नहीं चल रहे, आर्थिक प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, और पैंडेमिक भी इतना फैला हुआ है कि उसका डर भी है। तो डर, फ्रस्ट्रेशन, साथ में कामनाएं और इच्छा भी इज अनदर रीजन जिसकी वजह से गुस्सा चढ़ता है। जैसे मैं आपके साथ एक लाइक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो पुत्र फटाफट जाके पानी का गिलास लाके पिता को पकड़ा देता है। पिता बहुत खुश हो जाता है और कहता है कितना सियाना बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, बिल्कुल श्रवण पुत्र है। उसी पिता का मैं आपको आगे इंसिडेंट बताती हूँ कि 3-4 दिन बाद वही पिता उसी बच्चे से कहता है फिर से एक किताब मुझे पकड़ा दो। अब वो बच्चा जो है या तो खेलने में मस्त होता है या किसी एक्टिविटी में मस्त होता है, वो अपने पिता को सुनता नहीं है। 3-4 बार पिता बोलता है कि मुझे वो किताब शेल्फ से पकड़ा दो, मुझे पकड़ा दो, पर वो बच्चा ध्यान नहीं देता। ऐसे में पिता को गुस्सा चढ़ जाता है। तो पिता कहता है कैसा बच्चा है, अकल ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, एक दानव हमारे घर में आ गया। उसी बच्चे के बारे में बिल्कुल टू ऑपोजिट लाइक व्यूज दिए जा रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बेस्ड, बिकॉज एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, बिकॉज फादर को ये लगता है कि हर बारी मैं कुछ बोलूं, मेरे बच्चे को मुझे सुनना चाहिए। तो कामना और इच्छा भी रीजन हो जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। राइट, राइट। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मैम। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाउ डू आई हैंडल माई चाइल्ड टेंट्रम। उनके जो नखरे होते हैं बच्चों के तो है ही हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जिद भी करते हैं कि ये नहीं करना, कहीं खाने में, कभी हर चीज में कुछ ना कुछ उनका वो रहता ही है। तो वो स्वभाव होता है बच्चे का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि टैंट्रम्स होते क्या हैं, टैंट्रम से बच्चा करता क्या है। जनरली टैंट्रम्स की एज ग्रुप जो होती है दैट इज 1 से लेकर 4 साल तक के बच्चे में, और 4 साल के बाद वो थोड़ा लाइक सेटल हो जाता है, थोड़ा समझना शुरू हो जाता है। बट टैंट्रम्स जब होते हैं तब बच्चा क्या करता है, तब बच्चा किकिंग करता है, चीखता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है, चीजें फेंकना शुरू कर देता है, कई बार गुस्से में, कई बार चीजें खींचता है, कई बार चीजों को धक्का मारता है। तो बहुत से तरीके हैं उसका टैंट्रम शो करने के लिए। बेसिकली वो आपकी अटेंशन को अपनी ओर लेके जा रहा है। टैंट्रम क्या है, एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। तो वो क्यों लाइक होता है कि बेसिकली बच्चे को लाइक या तो अपनी व्यूज, अपने इमोशंस समझाने नहीं आ रहे, क्योंकि तब तक वो इतने शब्द सीखा नहीं होता है। तो ये एक तरीका होता है समझाने के लिए कि मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भी वो भूखा है, वो थका हुआ है बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया और इसलिए टैंट्रम शो कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि भी उसे मतलब उसका सिबलिंग है या कोई फ्रेंड है उसके पास
जिसने कोई ऐसी चीज कर दी जो उसको पसंद नहीं आई, उस वजह से उसको ऐसे हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो उसकी नॉर्मल रूटीन है, डेली रूटीन, उसमें चेंजेस आए। बच्चों को डेली रूटीन का बदलाव भी नहीं पसंद आता, उनको एक सिस्टमैटिक रूटीन, डिसिप्लिन रूटीन ही पसंद है कि इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये। कई बार ऐसे होता है कि हम उनको ऐसे खिलौने पकड़ा देते हैं, ऐसे एक्टिविटी पकड़ा देते हैं जो उनको बहुत मुश्किल लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन उनकी ऐसे निकलती है गुस्से के फॉर्म में। या उनको कोई चीज चाहिए और आप उनको वो चीज दे नहीं रहे, तो इसलिए भी वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से टैंट्रम्स होते हैं। अब इसको अगर हम हैंडल करने के लिए बोले कि भी क्या तरीका है इसको हैंडल करना, तो वो ऐसे है कि भी छोटे बच्चों में आप पहले तो ये समझिए कि अगर आप बाहर हैं, बच्चे को टैंट्रम्स शो करना है, अगर तो वो एक सेफ जोन में है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर उसको टैंट्रम शो करने दीजिए, उसको वो टाइम दीजिए सेटल होने के लिए। उस टाइम अगर उसको छेड़ेंगे तो वो और अग्रेसिव हो जाएगा, उसको उस टाइम डिसिप्लिन करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, अगर वो ऐसी जगह में है, सड़क पे या कहीं पे है जहां पे उसको चोट लग सकती है, तो उसको एक सेफ जगह पे लेकर आइए। क्योंकि जिस टाइम बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है, उसका अपनी बॉडी पे कोई काबू नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ गिर रहा है या कहाँ अपने आप को हाथ पैर मार रहा है। तो उसको सेफ जोन में लेके आइए ताकि वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। उसके बाद अगर तो वो घर पे है, तो आप उसको, या किसी दुकान में भी है, आप उसको वो चीज जो टैंट्रम जिसकी वजह से हो रहा है, उसको अगर उसके सामने से हटा सकते हैं तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, कि उसको वो चीज भूलना आसान हो जाएगी। शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद वो ठीक भी हो जाएगा। और उसके लिए कोई किताब या कोई खिलौना उसको सामने पकड़ा दो ताकि वो उसमें बिजी हो जाए। या फिर एक और तरीका ये है कि अगर आप घर पे हैं और वो टैंट्रम शो कर रहा है, तो आप उसके लेवल पे झुक के एक शांत और सॉफ्ट आवाज में उससे बात करने की कोशिश करिए। और एक और चीज आप कर सकते हैं कि आप कुछ फनी सी चीजें करिए, ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाते हुए, पर उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको टॉय पकड़ा दें, उसके साथ कोई खेलने वाली कोई एक्सरसाइज करें, कुछ चीज जिससे वो हंसे और शायद वो अपना ये गुस्सा भूल जाए। और एक और तरीका ये होता है कि भी अगर आप बच्चे को थोड़ी देर गोद में लें, थोड़ा उसको सहलाएं, थोड़ा उसको प्यार करें। इस टाइम पे बच्चे को समझने की बहुत जरूरत है। अगर आप गुस्सा दिखाएंगे और उसको समझेंगे नहीं, तो वो और अग्रेसिव हो जाएगा। तो ये तरीके हैं जिससे आप बच्चे को थोड़ा सा बहला सकते हैं, थोड़ा सा समझा सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, चलिए नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने बच्चों का वो किया, एक्सप्लेन किया इसमें। एक और आकांक्षा मिश्रा हमारे साथ लाइव शो में जुड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि आई एम नॉट अ किड टू हैव एंगर इशू, आई हैव गेट वेरी इरिटेड इफ सर्टेन थिंग्स आर नॉट ऑन नॉट अ वे, प्लीज मैम लेट मी नो हाउ कैन आई क्लेमली हैंडल द सिचुएशन, कामली हैंडल द कामली सिचुएशन। हैंडल। हाँ, तो बेसिकली आकांक्षा जी, ये आपके साथ ही नहीं, सबके साथ होता है कि भी हमको गुस्सा चढ़ जाता है जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती। जैसे मैंने आपके साथ इंसिडेंट शेयर किया कि अगर हमारी इच्छा, हमारी कामना पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा चढ़ता है। ये बहुत जायज सी बात है, बट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि अगर हम गुस्सा बाहर निकाल देंगे तो हम शांत हो जाएंगे, बट वो क्या होता है कि हम एक के बाद एक जैसे सिचुएशन आती जाती है, हमारे बॉडी में से केमिकल निकलता है, वो और केमिकल निकलता जाता है, हमें और गुस्सा चढ़ता जाता है, हम और बेकाबू हो जाते हैं और सिचुएशंस आउट ऑफ हैंड हो जाती है। तो कुछ हद तक अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है। अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने आप को काम कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म काम करने के लिए, जैसे अगर हम बाहर हैं, बाहर तो हम इतना कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं या कुछ है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दीजिए, आंखें बंद करके 100 तक काउंटिंग कीजिए। ये एक तरीका है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का। पानी पीजिए ताकि थोड़ा सा आप सेटल हो जाएं। अगर वैसे आपको लगता है कि आपको गुस्सा बहुत स्तर तक चढ़ रहा है और वो कंट्रोल में होता है, बिकॉज हमारी बॉडी में केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं,
वैज्ञानिकों से अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि सेरोटोनिन का लेवल जो है हमारी बॉडी में बदल जाता है, एड्रेनल एकदम से हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और वो हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा सी ताकत ले आता है। हमारे नर्वस सिस्टम में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिजोल और बहुत दूसरे केमिकल्स, जिसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स का जो है प्रभाव ज्यादा रहता है। तो ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है और जिसके ऊपर हम गुस्सा उतार रहे हैं शायद उसके लिए भी नुकसानदायक है। तो हमें इसको कंट्रोल करना सीखना है। तो इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। आप डीप ब्रेथ अंदर लें और उसको चेस्ट तक नहीं, पेट तक जाने दें, और ये आप 12 बारी दिन में कर सकते हैं। फिर एक एक्सरसाइज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, साथ में आपके अंदर पेशेंस लाने के लिए। वो एक्सरसाइज को हम कहते हैं 4-7-8। अब आप पूछेंगे कि 4-7-8 क्या है? अब ये है कि आप 4 टाइम्स में सांस को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, 7 सेकेंड्स के लिए सांस को रोकेंगे और उसके बाद 8 टाइम्स में वो सांस अपने मुंह से बाहर निकालें। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ और आप भी करके देखिए। ये आप दिन में कर सकते हैं टू कीप योरसेल्फ मोर काम एंड मोर पेशेंट। तो शुरू करते हैं। सांस अंदर लीजिए 4 बार में नाक से, सात सेकेंड्स के लिए रोका। अब 8 बार में आप बाहर निकालेंगे। ये आप 8-10 बार दिन में करिए। ये भी आपको एक तो डिस्ट्रैक्ट करता है आपके एंगर से, साथ में आपकी ब्रीदिंग पे आपका कंसंट्रेशन लेके जाता है, आपको पेशेंस सिखाता है और काम होना सिखाता है। दूसरा, हम सब में खामियां हैं, कुछ खामियों को नजरअंदाज करना सीखिए। और एक और चीज जो मैं इधर कहना चाहूंगी कि पुरानी बातों को बार बार लाने का अवॉइड कीजिए। कोई चीज अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो उसको जुबान से कहने से पहले थोड़ा सोचिए। अपने अंदर पेशेंस को इंक्रीज कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है। एनर्जी लेवल्स अगर आपको लगते हैं आपके अंदर बहुत ज्यादा है, तो जिस टाइम गुस्सा चढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा वॉक करिए, क्योंकि आपने वो एनर्जी को किसी ना किसी तरह कंज्यूम करना है। नहीं होता है ऐसे, एक कुशन लीजिए, उसके साथ अच्छे से बॉक्सिंग करिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, नहीं तो पंचिंग बैग पे पंच कीजिए ताकि यू फील मोर कामर। नहीं तो आपकी हॉबीज हैं, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको पिक्चर देखना पसंद है, आपको कोई खुशबू सूंघना पसंद है, वो चीज करके अपने आप को काम करना की कोशिश कीजिए। डाइट भी है जो आपको हेल्प करती है आपका एंगर कंट्रोल करने। अब वो डाइट क्या है? एक तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खूब लीजिए। दूसरा, डोपामाइन रिच फूड वो लीजिए, जैसे मच्छी, अंडा और लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं। जो ओमेगा 3 रिच चीजें हैं वो लीजिए, जैसे फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स। जो मैग्नीशियम रिच खाना है, जैसे बादाम, पालक, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये आपको नींद अच्छी दिलाने में भी मदद करता है। चीनी का इंटेक कम कीजिए और साथ में अपना विटामिन डी जो है उसको जरूर मॉनिटर कीजिए, बिकॉज विटामिन डी लो होता है तो भी आपको मूड प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको डिप्रेशन हो सकता है। और आजकल जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो हमें धूप भी इतना नहीं मिल रहा, और वैसे भी एशियंस में देखा गया है कि विटामिन डी का स्तर ज्यादातर कम ही रहता है, तो इसलिए उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए दवाइयां भी आती हैं जो नेचुरली आपको एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही लेनी है, बिकॉज ज्यादा विटामिन डी लिए भी तो फेटल हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ये चीजों का ध्यान रखें तो आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई होप आकांक्षा जी, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन थॉरली एंड इन अ सैटिस्फाइड मैनर। डेफिनेटली मैम, इट्स बहुत ही अच्छी। और जो एक्सरसाइज आपने बताई है वो तो रियली वंडरफुल, बहुत ही अच्छी आपने एक्सरसाइज बताई है इसमें।
एंड एक उससे आपको जो एक्यूप्रेशर की एंगर टेक्निक है जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे ये जी 5 उंगलियां हैं, ये इसमें जी मिडिल फिंगर जो है, ये जो है आपके लाइक इसका नर्व जो है ब्रेन तक जाता है, और ये आपके एंगर के इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, जो मिडिल फिंगर है ओके आपके हैंड का। तो अगर आप इसको 1 मिनट दबाते हैं रोज, और साथ में ये एक पॉइंट है आपके पाम के सेंटर में, ये आपको सेंटर में जो आता रिलैक्स और काम रखता है। हाँ जी, है। इसको भी आप 1 मिनट दबाइए। ये तो ज्यादा ओके टाइम लेता नहीं है, इसको 1 मिनट दबाना है, इसको 1 मिनट दबाना है। राइट रोज आप ये भी कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम अनकॉन्शियसली अननोइंगली ऐसे सोते हैं रात जी को, सब करते हैं, और उस दिन नोटिस कीजिएगा कि आपको बहुत सुकून की और बहुत अच्छी नींद आती है। वो क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका सर जो है ये पोर्शन दबा रहा होता है जो रिलैक्स्ड और काम रखता है। तो ये कुछ सिंपल चीजें राइट हैं कि अगर आप ध्यान रखें और करें, साथ में एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन भी जरूर कीजिए, ये चीज भी बहुत फायदेमंद है। बहुत हेल्पफुल होती है, हाँ राइट। जी। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही अच्छे आपने और जो एक्सरसाइज और टेक्निक आपने बताई है, तो डेफिनेटली दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द पीपल टू कंट्रोल देयर एंगर्स एंड ऑल और टू कीप काम। सो दोस्तों बहुत अच्छा सेशन चल रहा है रीमा मैम के साथ, इट्स वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन बहुत डिटेल में कर रही हैं और टेक्निक टेस्टिमोनियल्स के साथ आपको बता रहे हैं, तो आई एम श्योर इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ऑल, सो दैट पीपल मैक्सिमम पीपल गेट बेनिफिटेड, सभी लोगों को इसका फायदा मिले, क्योंकि जो हमारा लाइव विद इन जो शो है वो ऑलवेज ऐसे टॉपिक्स को लेकर आता है जो हमारे ह्यूमन बीइंग और हमारे सोशल कॉज को फोकस करके ही हम लोग लेते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे चीजों को हेल्प करता है। तो आई एम श्योर आप प्लीज आप हमारे पेज को लाइक करें और इसको वीडियोस को शेयर करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मैम। एक क्वेश्चन हमारे पास और आया है, प्लीज हेल्प मी टू कंट्रोल माई चाइल्ड रेज, कृपया हमारे गुस्से को नियंत्रित करने में मेरी मदद करें। तो ये चाइल्ड का जो गुस्सा हुआ है उस पर थोड़ा परेशान लग रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि बच्चा किस उम्र का है, बिकॉज इस पे भी राइट डिपेंड करता है कि आप चाइल्ड रेज कैसे कंट्रोल करते हैं। अब ओके जैसे टॉडलर का था या इन्फेंट का था, उसका तो मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि टॉडलर्स में भी देखा है कि जब मैंने आपको बोला कि उसको सेफ जोन पे रखिए, ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें बच्चे ने लाइक टैंट्रम थ्रो किया, बच्चे को तो पता नहीं कि भी वो कहाँ पे है, और लाइक एकदम से आपे से बाहर हो गया, तो उसने अपने आप को इतनी बुरी तरह से लाइक चोट लगा ली कि उसको फिर स्टिचेस लगवाने पड़े। तो ये माँ बाप की ड्यूटी है कि जिस टाइम बच्चा राइट टैंट्रम थ्रो करने वाला हो तो उसको लाइक थोड़ा देखिए, और एटलीस्ट एक सेफ जगह जगह पे ले जाइए जहां पे वो अपने आप को चोट ना लगा सके। तो अगर तो ये बड़े बच्चे की राइट बात कर रहे हैं, एक टीनेजर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा कंडीशन करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ा सिखाना पड़ेगा, बिकॉज बच्चा इतना छोटा नहीं रहता कि आप उसको कंट्रोल कर सके। आपको लाइक बच्चे के साथ एज अ पेरेंट उसको क्या करना है कि जिस टाइम गुस्सा चढ़ा हो उस टाइम आप शांत रहें, थोड़ा सा पॉज बटन दबा दें, उसको लाइक अपनी बात अपनी भड़ास निकालने दें, बिकॉज अगर वो नहीं बोलेगा आपके सामने तो फिर वो गुस्सा बाहर निकालेगा। तो अच्छा है कि आपके सामने ही लाइक वो बोल के अपने आप को शांत कर ले। दूसरा कि उसको राइट एक एंगर लिमिट बताइए। कई बारी लाइक लोग बेकाबू हो जाते हैं, चीजें फेंकना शुरू हो जाते हैं, घर की चीजें तोड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वहां आपने अपने बच्चे को समझाना है कि नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। चिल्लाना है चिल्लाओ, बट चीजें फेंकना और चीजें तोड़ना नहीं चलेगा, दरवाजे नुकसान नहीं पटकना देना चाहिए। कट्टा पटकना नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा सा लिमिट बताना पड़ेगा। फिर उसका एंगर को आपको कंस्ट्रक्टिव वे में उसको सिखाना है हैंडल करने के लिए। वो कैसे? अग्रेशन है, जैसे एक टीनेजर है, वो अपना लाइक एंगर कैसे दिखाता है? अग्रेशन फॉर्म में दिखाता है, रिवोल्ट करके दिखाता है। तो आपको उसको सिखाना है कि भी तेरे अंदर अगर एग्रेशन है, मैं समझती हूँ एड्रेनल लाइक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, सेरोटोनिन आपकी बॉडी में लाइक बिगड़ जाता है उस टाइम, लाइक बदलाव आ जाता है, इसलिए आपको गुस्सा चढ़ रहा है। तो आपको बच्चे को
अगर लाइक टीनेजर है तो उसको लाइक पहले तो वेट करना है कि वो अपनी भड़ास निकाल ले, जब वो शांत हो जाए तो उसको आराम से लाइक सुनिए, उसको लाइक उसके ऑप्शंस दीजिए कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत और तरीके हैं रादर देन गुस्सा दिखा के उसको डील करना। खुद अपने आप को एक रोल मॉडल बनाइए। जो बड़े बच्चे हैं वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखते हैं बनिस्बत के आप उनको बोले तो वो सीखें। तो आपके ऊपर लाइक ऐसी सिचुएशन आती है कि आप टेंशन में है या ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको गुस्सा चढ़ सकता है, आप उसको कामली और पेशेंटली हैंडल कीजिए। तो अगर वो देखेगा कि पेरेंट मेरा ऐसे हैंडल कर रहा है तो मुझे भी ये ऑप्शन है सीखने की, तो वो अपने आप लाइक ऐसे करेगा। बिकॉज टीनेजर जो है वो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल से प्लस कॉन्सिक्वेंसेस को समझ के और प्लस लाइक अपने लाइक क्या चीजें हैं जो सही हैं, क्या गलत है, डिसीजन मेकिंग को लेके इन कंसिडरेशन अपना चेंज कर सकता है बिहेवियर। एक टेक्निक है एनएलपी में जिसको कहते हैं वूप टेक्निक। अब ये वूप टेक्निक क्या है? वूप मतलब WOOP, जिसमें W stands for wish, O stands for obstacle, O stands for outcome and P stands for plan। अब हम वूप टेक्निक से कैसे लाइक बच्चे को सिखा सकते हैं अपने आप को कंट्रोल करना? पहले तो लाइक वूप में होता है विश, W stands for wish। तो व्हाट डू यू विश? यू विश टू कंट्रोल योर एंगर। तो अपने आप से बच्चा सवाल पूछे कि क्या चीज है जो मुझे गुस्सा दिलाती है और क्यों दिलाती है। जी। और दूसरा O, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं मेरे लाइक गुस्से के टाइम पे? ऑब्स्टिकल्स क्या है? मैं जब गुस्सा होता हूँ तो मेरे आसपास वो सिचुएशन होती है जिससे मुझे और गुस्सा चढ़ता है, या फिर लाइक मेरे पेरेंट्स शायद लाइक मुझे गुस्सा दिखाते हैं इसलिए मैं और अग्रेसिव हो जाता हूँ। ये ऑब्स्टिकल्स हो गए ना। तो इसलिए आपको आउटकम क्या होता है? क्योंकि आपके पेरेंट ने आपको गुस्सा दिखाया, क्योंकि वो चीजें आपके सामने आसपास ही हैं, तो आपका गुस्सा लाइक देख देख के और बढ़ता जाता है। तो आउटकम क्या होता है? आप अपने परिवार से रिलेशन खराब कर लेते हैं, पूरे घर का माहौल खराब होता है, आपकी बॉडी को भी वो बुरी तरह से असर करता है। तो फायदा किसी का नहीं हो रहा, सबका नुकसान नुकसान हो रहा है। तो आपने प्लान करना है कि भी अच्छा मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, मैंने कौन सी ऐसी चीजें करनी है जिससे मैं अपने आप को ये सिचुएशन से बचा सकूं, अपने अंदर पेशेंस ला सकूं, अपने आप को लाइक काम रख सकूं। तो उसको बोलिए कि लाइक वो एक्सरसाइजेस करे, डिफरेंट एक्सरसाइजेस टू कंज्यूम हिज एनर्जी। प्रॉब्ली लाइक एक जगह पे खड़े होकर जॉगिंग करे, या जैसे मैंने पहले आपको बोला कि तेज तेज चले, या फिर अगर साइकिल है तो साइकिलिंग करे। मतलब किसी ना किसी तरीके से एनर्जी कंज्यूम करनी है ना। और दूसरा तरीका फिर ये है कि भी मेडिटेशन। इतना बड़ा बच्चा तो मेडिटेशन कर सकता है, अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट से शुरू कर लीजिए रोज। एक काम सा लाइक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा के, आंखें बंद करके, यू जस्ट हैव टू गो इनटू योर इनर डार्कनेस और शांत होके एक जगह पे बैठ के और अपने माइंड को ब्लैंक करना है। और सबसे जरूरी बात लाइक तो हमें धीरे धीरे मेडिटेशन को हम 30 मिनट तक कर सकते हैं। 30 मिनट्स इज द आइडियल टाइम दैट वन शुड डू मेडिटेशन एवरी डे। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो काम और पेशेंट ही रहते हैं, उनमें गुस्से का लाइक प्रभाव आना कम होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छे तरीके से ये कहा कि भी जो लोग अच्छे तरह से अपने आप को स्पष्ट नहीं कर सकते उनमें क्रोध की मात्रा ज्यादा रहती है। तो अगर लाइक यू हैव अ फैमिली जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपकी फीलिंग्स को समझे, और आपके अगर कॉर्डियल रिलेशंस हैं आपकी फैमिली के साथ, तो मतलब नहीं कि आपके अंदर इतना गुस्सा हो। ये चीजें हैं जो अगर आप ध्यान में रखें और ये चीजें हैं जो आप समझ लें, तो कभी फिर आपको लाइक प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आप सारी चीजों को एक एक बता रहे हैं। फुल सभी ऑडियंस इसको एंजॉय भी कर रही हैं एंड दे विल मस्ट फॉलो, और वो बहुत हेल्पफुल भी रहेगी सभी के लिए। तो एक कनिष्का हमारे साथ जुड़ी हैं, कनिष्का पंडित हैं,
वो कह रही हैं हाउ टू कंट्रोल बीइंग ईटिंग, हाउ टू कंट्रोल है बीइंग ईटिंग। लक्ष्मण जी आप गायब हो गए, इसलिए लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपका क्वेश्चन क्या है। एनीवेयर आपका जो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है वो है हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड टैंट्रम्स इन टीनेजर्स एंड किड्स। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको लाइक इसका जवाब दे चुकी हूँ। हाउ टू कंट्रोल बिंज ईटिंग एंड इम्पल्सिव शॉपिंग व्हेन एंग्री। हाँ, ये जरूर होता है कि जब हम गुस्सा होते हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम बहुत तेज गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। अगर हम अपने आप को अनोखा समझने शुरू हो जाते हैं, हम दूसरों को दोषी मानते हैं, दूसरों के फीलिंग्स नहीं समझते और हम ज्यादा खर्चा भी करना शुरू हो जाते हैं। और एक और तरीका है बहुत ज्यादा एंगर दिखाने का, वो है कि हम शायद ज्यादा अल्कोहल या नशे की चीजें भी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं जब गुस्से का स्तर बहुत ज्यादा हो, स्पेशली टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स में। तो अगर ये कह रही हैं कि ये बिंज ईटिंग करती हैं, तो वो इसलिए कि जब हमारे अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है या एंगर का लेवल बढ़ता है, तो कई लोगों में ये होता है, वो महसूस करते हैं कि अगर हम खा रहे हैं तो वो हमको रिलीफ दे रहा है, बट एक्चुअली वो ऐसे नहीं होता है। योर बॉडी इज टेलिंग यू यस यू आर फीलिंग रिलीफ जब आप खा रहे हो बहुत ज्यादा, बट इन एक्चुअल वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो बिंज ईटिंग को आप अवॉइड करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे लाइक नहीं तसल्ली हो रही, ऐसे नहीं सुकून मिल रहा, तो जंक चीजें ना खाइए, अच्छी चीजें खाइए, फ्रूट खाइए या ऐसी चीजें खाइए जो आपके लिए हेल्दी हो। अगर आपको लगता है कि मुझे खा के थोड़ा सा लाइक रिलीफ मिल रहा है तो। और शॉपिंग लाइक वो इट इज लाइक एन एडिक्शन। आप जब शॉपिंग करते हैं, अगेन आपके बॉडी में लाइक केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो वो लाइक आपको खुशी देते हैं। जब आप थोड़े से लो फील कर रहे होते हैं या आप डिप्रेस फील कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है हाँ चलो मैं शॉपिंग करूंगी, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा तो मुझे अच्छा फील होगा। बट इन द प्रोसेस आप वो चीजें जाके खरीद लेते हैं जो शायद आपको जरूरत ही नहीं है उन चीजों की। यहाँ पे अगेन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। वन थिंग व्हेन यू कैन लाइक डू, जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है, चॉकलेट खा के देखिए। चॉकलेट आपका मूड पॉजिटिव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यू कैन हैव दैट एंड सी दैट हेल्प्स यू ब्राइटन अप योर मूड, दैट हेल्प्स यू फील पॉजिटिव। सो अगर आपको लग रहा है कि मुझे बिंज ईटिंग करनी है, तो या तो फ्रूट खाइए या चॉकलेट खाइए ताकि लाइक आप पॉजिटिव फील करें। एंड जहाँ पे शॉपिंग का कंसर्न है, जस्ट थोड़ा सा लाइक रिलैक्स होके सोचिए वाकई मुझे ये चीज चाहिए जो मैं खरीदने जा रही हूँ, या मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉपिंग कर रही हूँ मेरा मूड ठीक करने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट। एक दो बार आपको मुश्किल लगेगी, आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे लाइक वो अर्ज हो रही है कि मुझे खरीदना है चाहे जो मर्जी हो, बट लेटर ऑन व्हेन यू लाइक कंट्रोल योरसेल्फ, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपको ये अर्ज भी नहीं होएगी इन फ्यूचर। So this is the way that you can handle the situation, and this is the way that you can control yourself. Any other question that anybody else wants to ask? हमारे बॉडी में इतने सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि हमें लाइक अपना खुद लाइक कॉन्शियस होना पड़ता है कि हमने अपने आप को कैसे लाइक मॉनिटर करना है। आपके बॉडीली सिम्टम्स आपको बताते हैं जब आप गुस्सा होते हैं तो वो बॉडीली सिम्टम्स क्या हैं जिनको आपको चेक करना चाहिए, या जिनको देख के आप अपने आप को पहले से ही सतर्क कर सकते हैं कि मैं अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके बॉडीली सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके हाथ पैर में रक्त का बहाव बढ़ जाता है, ये एक सिम्टम है। दूसरा, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तीसरा है आपके अंदर एड्रेनल हार्मोन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके पास एकदम से खूब सारी ताकत आपको लगता है कि मुझे महसूस हो रही है। फिर आपकी लाइक पेट में गांठें पड़ने शुरू हो जाती हैं। आपका जबड़ा और आपकी जो मुट्ठियां हैं वो आप बीचना शुरू हो जाते हैं। आपका फेस लाल हो जाता है। आपको सर दर्द महसूस होता है। आपकी गर्दन और आपके कंधे एकदम से जैसे जकड़ जाते हैं। ये कुछ बॉडीली सिम्टम्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको गुस्सा चढ़ने वाला है। तो एक रीजन
ये जैसे मैं कह रही हूँ कि आपके कंधे एकदम से जकड़ जाते हैं, इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप लाइक थोड़ा-सा अपने कंधों को ऐसे हिला सकते हैं, अपनी गर्दन, अपने सर की थोड़ी मालिश कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सो अगर आप अपने बॉडीली सिम्पटम्स को सुनेंगे, आपकी बॉडी आपकी बहुत अच्छी टीचर है। वो आपको टाइम टू टाइम बताती रहती है कि आपको किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है या किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना है। तो अगर आप ये जी सिम्पटम्स को थोड़ा नोटिस करेंगे, तो आप अपने आप लाइक सीख जाएँगे। बहुत बारी ऐसी सिचुएशन जी आती है कि जब हम गुस्से में होते हैं बट हम दिखाते नहीं, हम अपने अंदर ही रखते हैं गुस्सा, वो हमारे को वो भी जी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। अगर हम कहते हैं कि हमने अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, तो कुछ हद तक गुस्सा हमारे अंदर जैसे हम बिल्कुल ही नहीं दिखाते, अपने अंदर ही रखते हैं, तो वो हमारे बॉडी पे प्रभाव डालता है। और वो कैसे, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। एक एमएनसी में एक लड़की लाइक काम करती थी और उसका बॉस जो था बहुत ही डिमांडिंग था, बहुत सारा काम दे देता था, जो कि एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है उतने टाइम ड्यूरेशन में करने के लिए। पर वो बोल जी नहीं सकती बिकॉज़ बॉस है तो लाइक बात सुननी पड़ेगी और हर बारी बॉस उसको अल्टीमेटम दे देता था कि अगर तुमने ये काम इतने टाइम लिमिट में खत्म नहीं किया, तो फिर जॉब में आने की ज़रूरत नहीं। तो वो जॉब का डर और स्ट्रेस और प्रेशर 24 घंटे बना रहता था कि उसने वो टारगेट टाइम में अपने काम को कंप्लीट करना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ महीनों बाद उसको महसूस हुआ कि जब वो ऑफिस से घर जाती है मेट्रो में, तो वो बिल्कुल ही ड्रेन्ड आउट होती है, बहुत ही उसको थकावट महसूस होती है, जो कि उसको पहले कभी महसूस होती नहीं थी। और 1 जी महीने के अंदर-अंदर उसका 7-8 किलो वज़न घटना शुरू हो गया। तो पहले तो उसको लगा शायद उसने अपनी डाइट चेंज करी है तो इस वज़ह से हो रहा है। बट फिर उसको लगा नहीं-नहीं कुछ तो अजीब-सा है जो मेरे साथ हो रहा है, तो उसने अपने टेस्ट कराए। जब टेस्ट कराया तो पता लगा कि उसका शुगर लेवल जो है 230-240 चला गया है। ओ जबकि उसकी फैमिली में कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं थी और ना उसे कभी डायबिटीज़ की शिकायत थी। तो उसके बाद उसने अपना जॉब चेंज किया, दूसरी जगह जॉब करना शुरू किया जहाँ पे बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट था, उसके कोलीग्स भी अच्छे थे और बॉस भी उसको अच्छा मिला, बड़ा अंडरस्टैंडिंग सा एनवायरनमेंट मिला। तो कुछ महीनों बाद उसने रियलाइज़ किया कि उसकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। सो दिस वाज़ ओ ऑल स्ट्रेस, प्रेशर रिलेटेड और अंडरलाइंग रीज़न एंगर जो उसने अपने अंदर दबा के रखा था और बाहर दिखा नहीं सकी, तो इसकी वजह से उसको ये दिक्कत आ गई। तो ऐसा जी भी सिचुएशंस आ जाती जी हैं ज़िंदगी में। हाँ जी अ, अगर एक हाँ, ऐसी जी चीज़ है जहाँ पे आई एम हैप्पी आकांक्षा कि जो मैंने आपको टिप्स दिए यू आर फाइंडिंग दैट यूज़फुल एंड बॉडीली सिम्पटम्स अगर मैं कहूँ तो ज़िंदगी में गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को ज़्यादा असर करती है बनिस्बत के जिस बंदे पे हम वो गुस्सा निकाल रहे हैं और वो कैसे कि हमें हृदय के रोग लग जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमें डायबिटीज की शिकायत जैसे मैंने आपको बताया अभी एक इंसिडेंट वो हो जाता है, हमारे अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, स्लीप की दिक्कत आ जाती है, नेगेटिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं हमारे अंदर। तो देखें तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दोनों तरीके से हमें गुस्सा जो है बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है और अगर हम इसको नजरअंदाज कर दें और लाइक ऐसे ही चलने दें तो कई बार बहुत गलत कदम भी हम उठा लेते हैं। जैसे आपने आए के दिन न्यूज़पेपर में सुना ही होगा, रोड रेज होता है, एक राइट हल्की जरीट लग गई गाड़ी पे, उससे इतना लाइक बंदा ताव पे आ जाता है कि मारपीट पे उतारू हो जाता है, गाली-गलौज पे उतारू हो जाता है और कई बार ये ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है इसमें। सोचा जाए तो एक लाइक छोटे से रीज़न की वजह से गुस्सा इतना हद तक बढ़ गया कि आपे से बाहर हो गए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बाद में राइट पछतावा भी हो रहा होता है कि भई हमने ये क्या किया? बट उस टाइम आपको पता नहीं लगता बिकॉज़ आप बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। आपके वही है ना, आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके बॉडी में केमिकल्स और रिलीज़ होते जाएँगे, होते जाएँगे, और होते जाएँगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब सिचुएशन आपके आपे से बाहर हो गई।
ऐसी भी राइट। सिचुएशन हुई है, न्यूज़पेपर में आया कि कुछ थोड़ा सा अमाउंट पैसा किसी का लेन देन का था और उसमें लड़ाई और झड़प हो गई और इतनी मारपीट हो गई कि एक बंदा क्रिटिकल हो गया। नहीं तो एक छोटा सा सिचुएशन ऐसे कि भी पड़ोसी के पेट ने आके आपके गेट के बाहर पेशाब कर दिया, पड़ोसी को गुस्सा चढ़ा और उसने आपके पेट को मार दिया। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और जहां आपको मतलब उसको कंट्रोल करने की और उसको काबू में लाने की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल आंसर मैम। और थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी अभी कम है और देयर वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर हमने जो लिए हैं। अभी एक महेंद्र सिंह सिंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माय 8-year child is very naughty and energetic and he sometimes crosses the limit when I try to counsel him. So calmly he tried to understand and agree that he did something wrong, but after a few hours forget everything and whatever discuss and do the obey. That feels we feel mixture and anger, not laughter. What should be done? मैं ये कहूंगी इस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा नॉटी है पर समझ रहा है तो हो सकता है वो ही इज अ माइल्ड केस ऑफ एडीएचडी। तो आप एक काउंसलर से मिलिए, आप उसका एडीएचडी लेवल का टेस्ट कराइए। कई बार बहुत माइल्ड सा होता है तो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस के जरिए से वो ठीक हो जाता है, इतनी कोई चिंता की बात नहीं होती। तो आपको वो थोड़ा डाइट प्लान भी बताएंगे कि आप ये डाइट बच्चे के साथ कीजिए। कई बार ये ऐसे होता है कि बच्चे में एनर्जी लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जैसे स्कूल जाने का टाइम होता है उससे पहले उसको बाग में लेके जाइए, पार्क में थोड़ा सा उसको दौड़ाइए ताकि उसके एनर्जी लेवल्स को थोड़ा नीचे लेके आ सके। थोड़ा उसकी लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए, उसका एक स्केड्यूल बनाइए कि हर घंटे का लिखिए कि इस टाइम पे ये करेगा, इस टाइम पे ये करेगा, इस टाइम पे ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ भी बहुत हेल्प करती है ऐसी सिचुएशंस में। पर जैसे आपको लग रहा है कि हम बार बार समझाते हैं, वो समझ भी रहा है, फिर वो वापस भूल जाता है और करना शुरू हो जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है कि एक बारी आप उसका एडीएचडी का टेस्ट करा लीजिए। आपको भी पता लग जाएगा कि है कि नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छा है, और अगर है तो आपको थोड़े से वो डाइट प्लान और थोड़े से एक्सरसाइजेस और थोड़े से तरीके बता देंगे जिससे आपके लिए और सहूलत हो जाएगी उसको हैंडल करने में। दूसरा एक और चीज जो अब इंडिया में आ गई, बाहर तो काफी सालों से चल रही है, वो है आर्ट थेरेपी। बाहर आर्ट थेरेपी जो है वो बुजुर्गों के साथ भी करते हैं और बच्चों के साथ भी करते हैं। क्योंकि इंडिया में ये नई नई आई है तो अभी तो सिर्फ वो बच्चों के साथ ही किया जा रहा है कि आर्ट के तरीके से वो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन या एंगर या चीजें जो है उसको डाइवर्ट करें और बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करके उसकी कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में उसका एनर्जी जो है यूटिलाइज करें। तो ये आजकल बहुत लोग इसमें एक्सपर्टीज ले रहे हैं और सीख रहे हैं और काफी आर्ट थेरेपिस्ट हैं भी। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है बच्चे को कंट्रोल करने का या बच्चे को सिखाने का। बेशक वो गंद डाले, अपने हाथ पैर में पेंट लगा ले और मस्ती मारे, दैट इज ओके, दैट इज पार्ट ऑफ इट। बट आर्ट थेरेपी काफी लोगों को हेल्प करता है। तो आर्ट थेरेपी जरूर आप लोग वो करें। तो जो नेक्स्ट बढ़ते हैं मैम आगे, एक मिस्टर रमेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई टिप्स दें प्लीज। वो तो मैंने गुस्से आपको को कैसे बताया कि कंट्रोल किया जाए उसके लिए टिप्स मांग रहे हैं। कर सकते हैं आप एनर्जी रमेश को सिंह हमारे कंज्यूम। साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, सो आई थिंक शायद ये लेट जुड़े हैं इसलिए इन्होंने शायद वो वाला हिस्सा सुना नहीं होगा। गुस्से को तो कंट्रोल करने के लिए कोई टिप्स। हाँ, तो यही है कि भी एक तो अगर टेम्पररी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप 100 तक गिनती कीजिए आंखें बंद करके, कोई अच्छी सिचुएशंस पास्ट की सोचिए ताकि एकदम से आपको पॉजिटिव व्यूज आने शुरू हो जाए दिमाग में। नहीं तो अगर लॉन्ग ड्रॉन है और आपके पास टाइम है, आप घर पे हो, तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग आई मीन। वॉकिंग मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रोल कर रहे हैं।
तो आपने क्योंकि अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी है, नहीं तो वो जैसे मैंने आपको बताया पंचिंग बैग या एक कुशन लेके भी आप पंच कर सकते हैं। ज्यादा अच्छे तरीके ये होते हैं कि बनिस्बत के हम अपना मुंह खोल के किसी को कुछ बुरा भला बोल दें और फिर उसको भी बहुत टाइम तक वो चीज चुभी रहे और आपके रिलेशंस उसके साथ खराब हो जाएं, उससे अच्छा है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके और अपने तरीके से अपने आप को मैनेज कर ले, वो ज्यादा सही रहता है। बिकॉज एंगर मैनेजमेंट में मैंने देखा है कि जब अगर बंदा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उसका रिलेशन उसके स्पाउस के साथ खराब होता है, उसका रिलेशन उसके बच्चों के साथ खराब होता है, एंड घर का माहौल भी इतना बिगड़ा हुआ रहता है। तभी आजकल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, बिकॉज कहीं आप अपने घर से ना खुश है तो आप वो खुशी बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो इसलिए डिफरेंट टेक्निक से, जैसे मैंने आपको वूप टेक्निक बताई, अब वूप टेक्निक टीनेजर्स के लिए ही नहीं, अडल्ट के लिए भी है। आप वो अपने आप को ही क्वेश्चन करके अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे अपने आप से आपने सीखना है आउटकम्स, ऑब्स्टिकल्स, और प्लान करना है कि आपने अपने एंगर को कंट्रोल कैसे करना है, किस सिचुएशन में। तो डाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अलग अलग तरीके हैं। वो तरीका, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, जो तरीका एक बंदे के लिए बैठता है सही, वो दूसरे व्यक्ति के लिए शायद नहीं सही बैठता। और अगर जैसे हम बच्चों में भी लेते हैं टैंट्रम्स, शायद एक टैंट्रम में एक चीज काम आ गई, जरूरी नहीं है वो चीज दूसरी बार भी काम आए, हो सकता है दूसरे तरीके से आपको हैंडल करना पड़े। तो हर एक सिचुएशन को हम एक जैसा नहीं ले सकते, हर एक व्यक्ति को हम एक जैसा नहीं ले सकते। मैं अगर एक तरीके से अपने आप को शांत करना सीखती हूँ, शायद दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल दूसरा तरीका काम आए। तो आपको अपने साथ हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि कौन सा तरीका आपके लिए सही बैठता है। तरीके तो बहुत सारे हैं, बट आपको क्या चीज अफेक्ट करती है, वो आपने सीखना है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा इफेक्टिव लगती हैं, आपको एक्यूप्रेशर ज्यादा इफेक्टिव लगता है, आपको डाइट के तरीके से कंट्रोल करना ज्यादा इफेक्टिव लगता है, आपको वूप टेक्निक से कंट्रोल करना ज्यादा इफेक्टिव लगता है, या आपको एक्सरसाइजेस करने से ज्यादा इफेक्टिव लगता है। ये आप उसको यूज करके देखेंगे और समझेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम लेते हैं। भगवती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माई 3.5 year old वेरी एग्रेसिव एंड व्हाट शुड आई डू? बहुत अग्रेसिव। देखो, अगर तो वो अग्रेसिव है, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए क्या वो बचपन से ही ऐसी है। अगर वो बचपन से ऐसी है तो हो सकता है जेनेटिक मेकअप उसका ऐसे हो कि भी वो अग्रेसिव है। उसके लिए जैसे टैंट्रम्स अगर हम बच्चों में लेते हैं, अगर तो टैंट्रम्स थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं और कभी कभी होते हैं, इट्स ओके, वो नॉर्मल है। बट अगर दिन में बहुत बार होते हैं और बहुत लंबे लंबे समय तक रहते हैं और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपने आप को हार्म भी कर सकते हैं, चोट भी लगवा सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि भी वो एक प्रोफेशनल हेल्प लें, एक काउंसलर के पास जाएं। अब वो ऐसी कोई बात नहीं है पुराने जमाने वाली कि भी अच्छा हम काउंसलर के पास क्यों जाए, हमारे में कुछ गड़बड़ थोड़ी ना है, हम कोई किसी तरह से एबनॉर्मल थोड़ी ना है। इट इज नॉट दैट। अगर कहीं पे आपको लग रहा है आप वो सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, और एक काउंसलर अगर आपको तरीके बता रहे हैं कि आप सिचुएशन को ऐसे हैंडल करिए, आप ये स्टेप्स लीजिए, आप ये फॉर्मेट फॉलो कीजिए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही देगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तो अग्रेशन ऐसा है कि जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए टॉडलर को हैंडल करने के, उस तरीके से वो आप हैंडल कर पा रहे हैं तो ठीक है। पर अगर आपको लग रहा है नहीं वो बेकाबू हो रहा है और नहीं मेरे कंट्रोल में आ रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप एक काउंसलर के पास जाएं। काउंसलर भी एक डॉक्टर ही है। जब आप बीमार होते हैं आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सोचते हैं मैं बीमार हूं, नहीं नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक नहीं होगा, आप जाते हैं ना। डॉक्टर फिर आपको दवाई भी देता है, कई बार आपको डाइट कंट्रोल भी बताता है, कई बार आपको एक्सरसाइजेस भी बताता है।
हर तरीके से आपकी हेल्प करता है जिस तरीके से आपको बेनिफिट हो सके। तो फिर एक काउंसलर के पास जाने से हम क्यों झेलते हैं, जी हम क्यों झेलते हैं? यहाँ पे इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम है, काउंसलर से थोड़ा हम लोगों को परहेज होता है। बाहर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लोग बहुत रेगुलरली जाते हैं और लाइक उनको बहुत फायदेमंद भी रहता है। थोड़ा सा हेजिटेशन है थोड़ी सी लोगों को जाने की। हाँ, जी वो इसीलिए बिकॉज काउंसलर को लेके ना मिथ्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा हमने एक बहुत है। नेगेटिव थॉट या नेगेटिव थिंकिंग रखी हुई है कि काउंसलर के पास जाना मीन्स हमारे ऊपर टैबू लग जाएगा कि हम लाइक एबनॉर्मल हैं, हमारे में जरूर कुछ लाइक बहुत मेजर गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट नॉर्मल। जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ऐसे आप काउंसलर के पास जा रहे हैं, और जो चीज से आप जूझ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा उसको कैसे मैं ठीक करूं, अगर एक काउंसलर आपको बता देता है तो उसमें हर्जी क्या है, आपकी जिंदगी ज्यादा स्मूथ चलती है फिर उसके बाद। काउंसलर भी डॉक्टर की तरह ही होता है, जैसे इज लाइक अ डॉक्टर, क्योंकि वो भी आपका एक बिल्कुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो। बिल्कुल, नॉट नेसेसरली हर प्रॉब्लम के लिए दवाई देनी जरूरी है ना, हो सकता है वो आपको टेक्निक्स बताए जी कि आप ये टेक्निक्स अपने बच्चे के साथ जी करिए, या हो सकता है कि वो कहे जी 1 घंटे के लिए जी आप रोज बच्चे को, या हफ्ते में 2 बार आप बच्चे को इधर लेके आइए। हमारे प्रोफेशनल बंदे जो हैं, जो प्रोफेशनल टीम है उनके साथ लाइक वो टेक्निक्स करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? बिना यही डॉक्टर बिना दवाइयों के भी जो चीजें है ठीक हो सकती हैं। अल्टरनेटिव थेरेपीज में काफी सॉल्यूशंस हैं। सीख रहा है, तो जी उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। जैसे मैं आर्ट थेरेपी बोल रही हूँ, आर्ट थेरेपी हमें तो नहीं आती ना, वो आर्ट थेरेपी एक एक्सपर्ट ही सिखा सकता है। तो जी अगर लाइक हम एक बिल्कुल आर्ट थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और हमारा बच्चा उससे फायदा पा सकता है उसको सीखने से, तो हर्ज क्या है? इट इज लाइक कोई ड्राइंग क्लास आपने ज्वाइन कराई है वैसे वाली चीज है। ये है कि वो ड्राइंग या वो पेंटिंग्स वो डायरेक्टेड इस फॉर्म में है कि उसकी एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए, उसका अग्रेशन दबाने के लिए। राइट जी। इसलिए कभी अगला भी मत। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं मैम। हाँ जी, प्लीज जी फैश कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन गुनिका पटेल हैं। इफ आई डोंट टेक माय एंगर आउट on someone then I cannot sleep at night and think constantly about revenge. ओ माय, अच्छा। तो गुनिका, आई वुड लाइक टू टेल यू, एक तो लाइक ना थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाने की कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज सबसे बड़ा भाव जो है लाइक विच कैन हेल्प अस इन लाइफ इज टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो अगर आप वो वेंजेंस वाला चीज अपने अंदर रखेंगे तो आप खुद भी अपने आप को हार्म कर रहे हैं। आपके अंदर लाइक आप ये जी समझिए कि अगर मैं अपने अंदर ये भाव रखती हूँ कि मुझे उसको लाइक बोलना ही बोलना है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। तो आप हमेशा ये लेके जी चलिए कि नहीं, मुझे अपने लिए करना है, मुझे लोगों के लिए नहीं, मुझे अपने लिए अपने आप को कंट्रोल करना है ताकि मेरी हेल्थ ना खराब हो। So you concentrate on your breathing exercise, on calming yourself, on doing meditation. हर सिचुएशन ऐसी नहीं होती जो बेकाबू होती है और जब हमें बेकाबू होने की जरूरत है। तो अगर आप अपने आप को ये चीज समझाएं कि नहीं, ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं सबके लिए बहुत खराब है, और अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ सब ठीक हो जाएगा, तो शायद आपको ये महसूस ना हो। अगर आपको स्लीपिंग में दिक्कत आती है, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बोलती हूँ अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। एक है तिल का तेल आता है, दैट इज टू काम योर नर्व्स। आप तिल का तेल जो है अपने कंधे, अपने बाजू और अपने पैरों पे रोज रात को मल के सोइए। साथ में पैर के नीचे भी तेल को मल के मालिश कीजिए अच्छे से। दूसरा, जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड इट माइट साउंड सिली बट इट इज वेरी इफेक्टिव। आप ये सोचिए कि आपके सामने एक टनल है जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, और आपके साथ आपके पास बहुत सारी भेड़े हैं, शीप्स हैं या गोट, जो भी आप इमेजिन करना चाहे वो इमेजिन कर सकते हैं। तो आप एक एक करके गोट या शीप को टनल के अंदर डालते जाइए और गिनते जाइए, 1
2, आई एम 100% श्योर कि जब तक आप 100 तक पहुंचेंगे आपको नींद आ जाएगी. ये एक्सरसाइज इज वेरी इफेक्टिव फॉर स्लीपिंग. सो आप ये करके देख सकते हैं. बहुत लोगों राइट, वंडरफुल. के हुआ है. और तिल के तेल की मालिश जरूर कीजिए, हाथ पैर पे, कंधों पे, नेक पे. These portions, these nerves are going to be relaxed. Do the acupressure exercise and do meditation and see the magic happen. There's nothing that not happen till you Yes. want to control yourself. Wonderful. You should have the will to change Wonderful. yourself and control yourself. If I feel that nothing is impossible, it is correct. Impossible means I am possible. तो आप कुछ भी ऐसे नहीं है जो नहीं कर सकते. बनस्पत के लिए आप ये सोचें, आप ये बोलें कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी. पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और सब कुछ हो भी जाएगा ठीक से. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कनिष्का पंडित हैं. थैंक यू मैम. उनका जो उन्होंने दोबारा क्वेश्चन किया है कि ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क दैट आई एम स्टिल आई एम नॉर्मल व्हेन आई एम आउट बट एट होम आई एम not all my anger and I think I get more frustrated at home. Why does that happen? I don't understand. कनिष्का, अपने आसपास सिचुएशंस देखो. अगर आप ये पिन पॉइंट कर पा रहे हो कि आप घर पे आते हो तो आपको गुस्सा ज्यादा महसूस होता है, तो दैट इज वेरी गुड. आपने फर्स्ट स्टेप तो आइडेंटिफाई कर लिया. ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से काफी टाइम से घर पर हैं. हाँ जी, आपका मतलब होम एनवायरनमेंट है जो आपको अफेक्ट कर रहा है. तो आप होम एनवायरनमेंट में देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपका एंगर ट्रिगर ऑफ कर रहा है. आपके रिलेशंस आपके पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं, आपका सिबलिंग ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको इरिटेट करता है, या आर यू अ परफेक्शनिस्ट. अगर आप परफेक्शनिस्ट हो और आपको हर चीज प्रिम एंड प्रॉपर चाहिए और शायद वो आपके तरीके से नहीं हो रही, वो भी आपके अंदर गुस्सा ले आता है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, उस वजह से भी आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, या आपके घर के माहौल में बहुत ज्यादा टेंशन या तनाव है तो वो भी आपके अंदर गुस्सा ले आता है, या आपको लगता है कि आपके घर वाले जो हैं अपने बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं है, वो भी आपके अंदर गुस्सा ले आता है. कई बारी जेंडर डिफरेंस होता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है. आपके भाई को शायद ज्यादा अटेंशन मिल रही है, ज्यादा प्यार मिल रहा है, ज्यादा फेवरिज्म और पैम्परिंग हो रही है, आपको कम मिल रही है अटेंशन, या आपको कम पैम्परिंग हो रही है, वो भी रीजन हो सकता है. या हो सकता है कि आप डाइट कम ले रही हैं, न्यूट्रिशियस डाइट अगर नहीं लें और प्रॉपर टाइम से अपने मील्स ना खाएं, उससे भी गुस्सा चढ़ता है. तो आप ये सारी जितनी भी मैंने आपको बातें बोली उसको ऑब्जर्व करिए कि वो क्या ऐसी चीज है जो मेरे अंदर ट्रिगर ऑफ हो रही है. आपने एनवायरनमेंट तो अपना आइडेंटिफाई कर लिया कि घर के एनवायरनमेंट में मुझे गुस्सा महसूस होता है. आप पिन पॉइंट करके देखिए कि कौन सा व्यक्ति है या कौन सी सिचुएशन है जो मेरे अंदर वो गुस्से की भाव ला रही है, एंड उसके फिर अकॉर्डिंगली अपने आप को कंट्रोल एंड अपने आप को बूक टेक्निक से समझाने की कोशिश कीजिए. हाँ जी, नेक्स्ट. राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मैम आगे एक काफी हो गया है, फटाफट आप थोड़ा सा क्विकली दे दीजिएगा. कुछ क्वेश्चंस आए तो हम चाह रहे हैं कि जो हमने क्वेश्चन लिए हैं तो एटलीस्ट सबका हो जाए. तो इज मेंटल इलनेस कॉज ऑफ एंगर? क्या मानसिक रूप से गुस्से का कारण है जो आपका मेंटल इलनेस की वजह से भी क्या गुस्सा आता है? बहुत मेंटल इलनेस कई ऐसे होते हैं जिनमें आप में अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है. ये जितने भी केसेस देखे हैं, चाहे वो डाउन सिंड्रोम्स के देखे हैं या दूसरे मेंटल इलनेस वाले हैं, जब IQ लेवल थोड़ा सा ठीक होता है, मतलब मॉडरेशन में होते हैं वो बच्चे, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं. धीरे धीरे उनको ट्रेन किया जा सकता है कंट्रोल करने में. बट जब IQ लेवल लो होता है और नहीं वो समझ पाते सिचुएशन, नहीं वो
समझ पाते चीजों को, तो वो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ले आता है और कंफ्यूजन ले आता है, जिसकी वजह से अग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। सो ये बात बिल्कुल सही है कि मेंटल इलनेस वाले जो बच्चे होते हैं उनमें अग्रेशन ज्यादा आम तौर पे ज्यादा देखा गया है, स्पेशली जो एक्सट्रीम। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा मैम? बेसिकली वो प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सट्रीम केसेस को हैंडल करना, उनके लिए फिर मेडिकेशन भी होती है टू काम देम। सो बेसिकली उनको प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी पड़ती है। मॉडरेट केसेस, माइल्ड केसेस पेरेंट्स ओके। हैंडल कर सकते हैं खुद टेक्निक से या अदरवाइज जैसे डॉक्टर गाइड करे। बट जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनके लिए तो अनफॉर्चुनेटली लाइक आपको एक प्रोफेशनल हेल्प ही ये जो आप लेके अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मैम क्विकली। व्हाई समवन गेट एंग्री क्विकली, यानी किसी को बहुत जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? बहुत लोग होते हैं बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्सा कर लेते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। वो इसलिए है कि भी जैसे मैंने आपको बताया कि आसपास एनवायरनमेंट, आसपास सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो उनके अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन ले आता है। अगर सपोजिंग मैं जॉब में हूँ, मैं जॉब वाली एनवायरनमेंट में हूँ और मैंने अपना 100% दिया, मैंने काम बहुत अच्छे से किया और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ेगी या मेरी प्रमोशन होगी, तो ना मुझे प्रमोशन मिली और ना मुझे सैलरी में कोई इंक्रीमेंट मिला और शायद मुझे उस बोनस भी नहीं मिला, तो मेरे अंदर एंगर तो आएगा ही आएगा ना। वो जायज बात है, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन थी कंपनी से। अगर मैं इतना काम दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मैं अपना 100% लगा रही हूँ सिचुएशन में, तो इन रिटर्न मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। बट नॉट नेसेसरली कि हर बार ऐसा होता है। जिंदगी में बहुत ऐसी सिचुएशंस है और ज्यादातर ऐसी सिचुएशन ही होती है एमएनसीज में या इवन आप क्लासरूम सिचुएशंस में भी देख लीजिए। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, शायद उसको उतने नंबर नहीं मिलते। जो बच्चा स्मार्ट है, वर्ल्डली वाइज है, बटरिंग बहुत अच्छे से कर सकता है टीचर्स की या फिर बॉस की बटरिंग जॉब में बहुत अच्छे से कर सकता है, उसको मिल जाता है प्रमोशन या बोनस या बेनिफिट, जबकि वो इस लायक होता नहीं है। तो ये आम, हम बहुत सिचुएशन में ये चीज देखेंगे कि लोगों के साथ होती हैं, बट वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। ये ही दुनिया है एंड ऐसा ही सिचुएशन आसपास हमारे रहता है। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हर चीज जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरी नहीं हो सकती। कई बार फेलियर्स भी आएंगे, बट फेलियर्स से निराश ना होइए। फेलियर से ये मत समझिए कि आपका लॉस है। हो सकता है फेलियर्स से निराश ना होके आप आगे बढ़े और शायद आपका सक्सेस आपसे 2 कदम ही दूरी पे है। So why not keep going? Why get disheartened or disappointed? So ऐसी कोई बात नहीं है। So next question आगे बढ़ते हैं। और गुस्सा अगर आता है, थोड़ा बहुत गुस्सा जायज है, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा लेना चाहिए, बट इतना भी गुस्से को हावी मत होने दें कि वो आपका परफॉर्मेंस भी अफेक्ट करे और आपको हेल्थ भी अफेक्ट करे। जी। एक आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं मैम। व्हाई सम पीपल लुक्स एंग्री एट ऑल टाइम, मतलब कुछ लोग हैं थोड़ा हमेशा गुस्से में दिखाई देते हैं ऐसा क्यों होता है और उनके साथ क्या कैसे बिहेव करें? हाँ, शायद उनका मानसिक और शारीरिक जो है बनावट ही ऐसी है कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या हो सकता है कि वो ऐसी परिस्थितियों में जिंदगी में गुजर चुके हों जिस वजह से उनमें कड़वाहट बहुत ज्यादा आ गई हो। जैसे कई बार ये होता है कि उन्होंने शुरू से ही बहुत शायद डाउन्स और लो फेजेस इन लाइफ देखे हैं, जिसकी वजह से वो उनका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। तो बहुत ऐसे रीजंस होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है इन टोटलिटी, एक ह्यूमन बीइंग को, एक पर्सनालिटी को समझने के लिए। हम सिर्फ एक पे पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि अच्छा ये रीजन है जिसकी वजह से ये गुस्से में है, या ये रीजन है जिसकी वजह से उसको गुस्सा होना चाहिए। बहुत सारी
परिस्थितियां ऐसे होती है, बहुत सारी कंडीशंस ये होती हैं जिसकी वजह से आपका मेकओवर लाइक बंदे का ऐसे हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसे हो जाती है कि आप या तो गुस्से वाले होते हैं या बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कई लोगों का ऐसे होता है, बहुत ज्यादा लोज और डाउन जिंदगी में देखते हैं, उसकी वजह से वो बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स हाउ ईच पर्सन टेक्स द Okay. सिचुएशन। ये Right. व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है। So, right. आगे बढ़े मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मैम, इज एंगर कैन बी जेनेटिक? ऑफ कोर्स जेनेटिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लाइक सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें लाइक ये विरासत में मिलती है। मदर या फादर किसी में भी गुस्से का लाइक प्रवृत्ति है ज्यादा, तो वो लाइक बच्चे में आती आती, बिकॉज बच्चा ऑब्जर्व करता है जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं। कई बारी आपके नजदीक लाइक फैमिली मेंबर्स में आपको वो गुस्से की प्रवृत्ति शायद नहीं दिखती, एंगर नहीं दिखता, बट 7 जनरेशंस तक आप कोई भी जीन्स किसी भी लाइक व्यक्ति से आपके 7 जनरेशन में से ले सकते हैं, जो शायद आप शायद 1-2 इन जनरेशंस को ही लाइक जानते हैं, उससे आगे आप नहीं जानते। जैसे लाइक मैं अपने दादाजी को जानती हूँ, शायद मैं अपने दादाजी के दादाजी को नहीं जानती। तो पर आप 7 जनरेशंस में किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। आप डायबिटीज भी ले सकते हैं, आप बीपी भी ले सकते हैं, आप लाइक एंगर भी ले सकते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स जेनेटिक। Yeah. हाँ जी। Okay. How to control anxiety? एंजाइटी अब एक ऐसा इशू है जो आजकल तो क्वेश्चन बहुत भी है। ज्यादा लाइक हमारे अंदर हो गया है, क्योंकि हमें एक तो पैंडेमिक का फियर और एंजाइटी है, दूसरा लाइक काम ना होने की वजह से, और जी लाइक फाइनेंशियल लाइक लोगों को कंस्ट्रेंट है, कहीं पे भूखमरी है। ये सब चीजें जो है हमारे रिलेशनशिप्स हमारे अंदर एंजाइटी ला सकते हैं, हमारे हेल्थ रीजंस हमारे अंदर एंजाइटी ला सकते हैं, हमारे सोशल कंपैरिजंस लोगों से कि वो देखो वो कितना अमीर है, मैं उतना अमीर नहीं हूँ, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, ये भी हमारे अंदर एंजाइटी ले आता है। तो बहुत ऐसी सिचुएशंस है आसपास हाँ, जिसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी आ जाती है। बट हमें लाइक अपने okay. आप को लाइक ये समझाना है कि अगर हम लोगों को देख के अपने आप को कंपेयर करेंगे तो शायद हम हमेशा नाखुश रहेंगे, हम शायद हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे। तो हमें खुश जी वो इंसान नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, खुश वो इंसान है जी जो जिसके पास जो कुछ भी है उससे खुश है। जी। तो बेसिकली अगर हम एंजाइटी इस का मेन बात को रीजन भी होता समझ है कि के, जब जी, जो आपकी हाँ डिजायर है और जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करना छोड़ देंगे तो एंजाइटी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। और दूसरा है कि बिल्कुल जो आपके पास है वो सोचिए कि औरों से भी अच्छा आपके पास है हमेशा। आप बिल्कुल। उनमें से भी हैं नहीं, जिनके हम पास आपसे भी हम कम वाले दूसरे भी के हैं। साथ अपने आप को आप कंपेयर ज्यादा करते लेते हैं, हैं। और दूसरे के साथ कंपेयर करने में हम ये भूल जाते हैं कि भाई उसके अंदर कितना स्ट्रेस और प्रेशर होगा। हम उसके तो राइट। स्ट्रेस और प्रेशर को देख नहीं पाते ना, सिर्फ ऊपर ऊपर की पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ वो एक कहते स्टोरी हैं शेयर दिखता है करती तो हूँ। दिखता है, वही वही बात है कि जो दिखाई देता है वही होता है, लेकिन अंदर जो है वो लोग नहीं बिल्कुल। उस चीज को एक्सेस अब कर यहाँ पे पाते मैं हैं। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ, जो जी मैं सोशल कंपैरिजन से रिलेटेड आपको बताऊंगी। एक जी जंगल है, वहां पे एक कौवा होता है, और कौवा बहुत खुश यहाँ वहां उड़ रहा होता है, और अपनी जिंदगी से बहुत सेटिस्फाइड कंटेंटेड होता है, तब तक जी जब तक वो एक पेड़ पे जाके एक डाली पे बैठता नहीं और वो नीचे देखता है कि नदी में एक हंस तैर रहा है। जब वो हंस को जी देखता है तो वो कहता है ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल दूध जैसे सफेद है, मैं तो बिल्कुल कोयले जैसे काला हूँ, तो ये तो कितनी खुश होगी और लाइक सबसे खुश जी पक्षी होगा दुनिया का। तो वो हंस के पास जाता है और पूछता है, तो हंस कहते हैं हाँ, मैं सबसे खुश पक्षी अपने आप को समझती थी जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था, पर तोता 2 रंग का है और उसके सामने तो मैं फीकी हूँ, तो मुझे लगता है तोता सबसे खुश पक्षी होगा इस धरती पे। तो वो हम्म, तोते के पास जाता है और कहता है भाई तू तो बहुत सुंदर है, तो तू तो सबसे खुश पक्षी होगा धरती पे। तो तोता कहता है मैं भी यही सोचता था और ये समझता था जब तक कि मैंने मोर को नहीं देखा। मोर को देखा तो मुझे पता लगा कि वो कितना सुंदर है, उसके कितने रंग हैं पंख के, तो वो सबसे खुश पक्षी होगा बिकॉज वो सबसे सुंदर है।
ये सुन के कौवा जो है मोर की तलाश में जाता है, इधर उधर जाते हुए वो ढूंढ रहा होता है मोर को, और एक चिड़ियाघर में उसको पिंजरे में मोर नजर आता है। वहां पे जाके वो पहले इंतजार करता है कि जितने भी लोग आए होते हैं मोर को देखने, उसकी फोटोएं खींचने, वो वहां से चले जाए तो वो जाके मोर से बात करे। तो जब वो मोर के साथ पास जाता है और बोलता है भाई तू तो बहुत सुंदर है, तू तो सबसे खुशकिस्मत है कि इतना सुंदर है और सबसे खुश पक्षी होगा धरती पे। तो मोर कहता है हाँ, कुछ महीने पहले मैं भी यही सोचता था, पर आज मैं ये सोचता हूँ कि सबसे खुश पक्षी तू है। तो कौवा ये सुन के बहुत हैरान होता है कि मैं सबसे खुश, ये कैसे? तो वो कहते हैं तेरे पास आजादी है, तू जहां जाना चाहे जा सकता है, तू जो करना चाहे कर सकता है। तू ऐसे तुझे भगवान ने शक्ल दी है कि कोई तेरे पे नजर भी नहीं डालता, और मैं क्योंकि सुंदर हूँ तो मेरी आजादी छीनी गई है, मैं पिंजरे के अंदर हूँ। तो मेरे पास अगर ये बस का होता तो मैं अपनी सुंदरता तेरी आजादी से एक्सचेंज कर बार्गेन कर, लेते हैं। तेरी आजादी ले लेता और अपनी सुंदरता तुझे दे देता। उस जी टाइम कौवे को समझ आता है कि हाँ, वाकई मैं ऐसे ही लोगों को कंपेयर के साथ कंपेयर करके दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, एंग्शियस हो रहा था। मुझे तो कितना खुश होना चाहिए कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ, कि मैं सही हूँ। मैं जिसको सोचता था कि सबसे ज्यादा खुश है, वो तो कितना परेशान है, और वो बल्कि मुझे देख के एनवी कर रहा है कि काश मैं ऐसे हो सकता। तो यही इंसान की भी सिचुएशन है। हम दूसरों को देख देख के खुश जी होते हैं, दूसरों को के साथ कंपेयर कर करके एंग्शियस और स्ट्रेसफुल होते रहते हैं। अगर हम ये चीजें छोड़ दें और अपनी जिंदगी से कंटेंटेड हो और खुश रहें, तो शायद हमें कभी प्रॉब्लम आए ही ना। आएगी नहीं मैम। वीना हाँ जी भी वीना नील जी जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज एट रोज द टाइम। वो तो बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में तकलीफें किसके हिस्से में नहीं होती? नानक दुखिया सब संसार, जी सबके हिस्से में दुख आए हैं, सबके हिस्से में तकलीफें आई हैं। ये आप पे डिपेंड जी करता है कि आप वो सिचुएशन, आप वो मुश्किलें कैसे हैंडल करते हैं। दो तरीके हैं जी जिंदगी जीने, या तो आप हंस के जिए या आप रो के जिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वो कैसे जीना चाहेंगे। जैसे ये पैंडेमिक की हम्म, सिचुएशन ही है, कुछ लोग बड़े अपसेट हो रहे हैं कि हमारी तो जिंदगी ही बदल गई, हमें घर में ही रहना पड़ रहा है 24 घंटे। कुछ लोग इसको बड़े जी पॉजिटिवली ले रहे हैं, अपने टैलेंट्स को उभार रहे हैं। जो जो चीजें उनको करने का पहले टाइम नहीं मिला, वो अब वो चीजों में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जी इतने कई लोगों को ये नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी पोएम्स लिख सकते हैं, वो अब पोएट्री लिख रहे हैं। कई लोगों को ये नहीं पता था कि भी वो अपने कुकिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, वो अब प्रोफेशनल बेकरी में चले गए हैं, वो प्रोफेशनल चीजें बनाना शुरू हो गए घर में, जो कि उनके घर वाले भी खुश हो रहे हैं खा के, बिकॉज बाहर का खाना वो अब मिस ही नहीं कर रहे क्योंकि घर में इतना अच्छा बन रहा है। कई जी लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टिचिंग, निटिंग, ये सब चीजें करना शुरू कर दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे जिंदगी को लेते हैं, ये टोटली आपके कंट्रोल में। अच्छे तरीके से लेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल, खुशहाल ये होगी, एक्सेप्टेंस की बात है सारी कि आप आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को। बिल्कुल, इट्स योर एटीट्यूड एक्सेप्टेंस की इन भी एक लाइफ बहुत बड़ी दैट। बात है कि आप एक्सेप्ट करते हैं चीजों को एंड यू डील विद द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। एक और चीज है, आई लाइक टू से इज अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपना एटीट्यूड बनाएं, तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, कभी भी फियरफुल नहीं होंगे, कभी भी एंग्री नहीं होंगे। आप हमेशा जी खुश ही रहें। खुशी रही। तो दैट्स वेरी अगर नाइस। ये आप अपना मोटो बना ले जिंदगी का कि मैं हर चीज के लिए शुक्राना करती हूँ, कि मेरे पास जो हम्म कुछ भी है हे भगवान। जब अगर हम अपने आप को अपने से नीचे लोगों से कंपेयर करेंगे तो हम खुशी रहेंगे। हम्म इंसान वही तो नहीं करता, अपने से नीचे लोगों के नहीं साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता ना, ऊंचे जो है उनसे ऊपर कंपेयर वाले करता है, इसलिए दुखी होता है। अगर आप एक जी हैंडीकैप बंदे को देखें और कहें ओ शुक्राना भगवान का मेरे पास हाथ पैर हैं, इस बेचारे को देखो इसके पास हाथ पैर नहीं है, तो आपको आपके हाथ पैर ही आपके गिफ्ट लगेंगे भगवान से, फिट जो हम लगे। ग्रांटेड ले लेते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये तो हमारा है ही। जब तक कि जी उसमें कुछ दुख नहीं आ जाता और तब हमें महसूस होता है कि हाँ ये कितना बड़ा गिफ्ट है जो हमें मिला हुआ है। या फिर एक बीमार जी व्यक्ति को देख के कभी हम ये सोचते हैं कि हम कितना हमें शुक्राना करना चाहिए कि हम हेल्दी है।
तो हर एक चीज के लिए अगर आप ग्रेटफुल होंगे तो फिर आपको ये सारी चीजों से टेंशन और स्ट्रेस और एंजाइटी और फेयरफुल होने की जरूरत ही नहीं है। अगला मैम क्वेश्चन क्विकली हम लोग कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी हैव टू क्विट, क्योंकि टाइम हम लोग ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं। तो व्हाई टीनेजर्स रिएक्ट क्विकली? सॉरी, रिएक्ट जो क्विकली। व्हाई टीनेजर्स रिएक्ट क्विकली, बहुत जल्दी वो क्विकली रिएक्ट करते हैं अपनी और इसलिए जी बिकॉज उसमें एक टीनेजर में आपको ये समझना चाहिए कि वो दिखता तो अडल्ट है पर उसका मेंटल लेवल अभी अडल्ट जैसा हुआ नहीं, और घर जी वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। जैसे ही टीनेजर बड़ा लाइक दिखना शुरू हो गया वो समझते हैं जी ये अडल्ट हो गया, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं और हम लाइक सोचते हैं कि वो बिल्कुल एक यू नो अडल्ट की तरह हर चीज को मैच्योर रिस्पॉन्ड हो करे। चुका है। वो एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं कर सकता तो हमारा गुस्सा उसके ऊपर निकलता है, वो उसके अंदर स्ट्रेस प्रेशर लाता है और फ्रस्ट्रेशन भी लाता है, इसलिए भी जी वो ऐसा रिएक्ट करता है। दूसरा, उसके बॉडीली चेंजेस आ रहे होते हैं, तो हमें उसकी लाइक उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाला बर्ताव रखना चाहिए रादर देन उसको लाइक दुत्कारना या गुस्से से डील करना। तीसरा, राइट हार्मोनल चेंज उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं जिस वजह से लाइक जी ये रिएक्शंस आते हैं। तो अगर हम ये सब बातें जी समझ लें और उसको लाइक सुनने की और समझने की कोशिश करें, उसको वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जिसमें वो काम रह सके कि भाई ओके, गुस्सा ही नहीं तरीका है उस सिचुएशन को हैंडल करने का, और भी बहुत तरीके हैं, चलो लेट्स डील विद इट दिस वे। तो मेरे ख्याल से थिंग्स आर सॉर्टेड। एक टीनेजर को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना एक राइट टॉडलर को हैंडल करना होता है, बिकॉज वो तो समझ ही नहीं सकता ना। एक टीनेजर फिर समझ सकता है चीजें, जी आप रिलेट कर सकते हैं उससे। हम्म और एक को बेबी की तरह ना ट्रीट करें, बिकॉज टीनेजर ऐसा होता है जो एक बच्चा और एक अडल्ट के बीच वाली एज होती है, वो एक्चुअली उसके लिए भी कंफ्यूजन वाली एज है। सिचुएशन हाँ, पर एज अडल्ट राइट हम उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड हेल्प द चाइल्ड टू गो थ्रू दिस फेज बेटर। तो अगर हम इसको राइट पेशेंटली और कामली और अच्छे तरीके से हैंडल करें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। और हर सिचुएशन में जी और वेरी बार ट्रू बार ये कहती हूँ, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इज अ ब्लेसिंग, प्लीज रिलाई ऑन इट। हर ब्लेसिंग तरीके हर सिचुएशन में वो आपको लाइक हेल्प कर सकता है और आप में वो स्थिरता ला सकता है, आप में वो कामनेस ला सकता है, आप में वो पेशेंस ला सकता है। तो जरूर ये राइट अपनी वेरी ट्रू रोजमर्रा की जिंदगी में एज अ रूटीन रखिए, जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप नहाते हैं, जैसे आप सोते हैं, वैसे आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी कीजिए। सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। राइट आई थिंक लाइफ के जो आप मॉर्निंग में 10-15 मिनट भी देते हैं तो फेयर एनफ। अगर आप रेगुलर रूटीन में 10-15 मिनट भी दे देते हैं और आप एक अच्छे पोजीशन पे आप कर सकते हैं, मेडिटेशन योगा के आ जाते हैं तो आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल। कोई लोगों को लाइक योगा नहीं पसंद बिकॉज़ वो जी उनको लगता है बहुत जी बोरिंग है, तो ठीक है योगा मत कीजिए। आप जी वो वाली एक्सरसाइजेस कर लिए जो लाइक आपको जी पसंद है। आपको विग्रेस वाली एक्सरसाइजेस पसंद है, आप विग्रेस वाली एक्सरसाइजेस करिए। रीज़न तो ये है ना कि आपने अपने आप को जी फिट रखना है, तो आपने मैम अपने आप को रिलैक्स रखना है। वो आपको तरीके पसंद है कौन राइट से, आप उस तरीके से कर लीजिए। जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैम। व्हाट आर द साइन ऑफ चाइल्ड एंगर? वो मैं आपको पहले ही जैसे बताया कि चाइल्ड एंगर वो है जिसमें लाइक मैम अगर आप क्वेश्चन का आंसर आप दे चुकी हैं राइट। हाँ, जैसे टॉडलर में आप लाइक तो किकिंग एक करते क्वेश्चन हैं। और भी हमारे पास आए थे कि इज मेडिटेशन हेल्पफुल फॉर एंगर? तो यस ऑफ कोर्स, अभी मैम ने जस्ट रिसेंटली अभी बताया योगा मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेडिटेशन एंड एंगर, तो डेफिनेटली आप उसको आप फॉलो करिए ना। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन डिसाइड तो विच कंडीशन आर जेन्युइन एंगर एंड विच कैन बी अवॉइडेड? देखिए, अब मैं पहले बोल चुकी हूँ कि एंगर हमें तब आता है जब हमें लगता है कि कोई सिचुएशन जो है नाजायज है, गलत है, तो हमें गुस्सा आता है उस पे और हम गुस्सा दिखाते भी हैं। तो उतने हद तक जायज है गुस्सा जी दिखाना। बट जब वो बेकाबू हो जाए या जब वो लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब वो नाजायज हो जाती है। दैट इज द टाइम जब आपको अपने आप को कंट्रोल जी करने की जरूरत है। तब आपको लाइक अपने आप को समझाने की जरूरत है, नहीं मुझे यहाँ पे अपने आप को रोकना है।
अगर आप अपने बॉडीली सिम्टम्स को सुने, अगर आप अपने बॉडीली चेंजेस को समझें, और अगर आप ये चीजें जो मैंने आपको बताई अवॉइड करने के लिए वो अपने लाइक सिस्टम में लाएं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। So I think I have covered about anger जी management में almost everything. तो अगर कोई और नया क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम टू शूट, नहीं आई तो थिंक एक अगर क्वेश्चन आपको ये है लगता कि है इमोशन इज, चल आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑलमोस्ट हम लोगों ने ले चुके हैं हम लोग, और मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसमें सारे आंसर्स हम लोग आंसर कर अगर चुके हैं। एक आध क्वेश्चन रह गए तो डेफिनेटली नेक्स्ट उसमें हम जिसको लोग जरूर उसको ले लेंगे। जिसको लगे कि भी कोई और किस्म का क्वेश्चन है जो जी वो मेरे से पूछना चाहेंगे, तो दे आर हाँ मोस्ट वेलकम टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं फिर भी आंसर करूंगी, कोई ऐसी दिक्कत राइट की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जी जो शायद इस टाइम पे ना समझ आ रहे हो, पर बाद में लगे कि ये हम पूछ लेते, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मोस्ट वेलकम, आई वुड जी लव जी टू आंसर देयर। So thank you so much for having me over, Lakshman ji. I think जो या questions थैंक हमने यू answer एवरीवन। किए, I hope जी सबको वो हेल्पफुल लगे आप और वो ट्राई शो में करके आई देखें। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और बहुत ही वंडरफुल शो रहा, और बहुत जो क्वेश्चंस आए हैं हम सबने उनके आंसर्स दिए हैं। मैम ने बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से और विद एक्सरसाइज और टेक्निक्स और बहुत सारी चीजें बताई है। आई एम श्योर कि ये हमारी ऑडियंस के लिए और बाकी लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी अपने एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आगे, क्योंकि सक्सेस के अंदर आपने आगे बढ़ना है और लाइफ के अंदर आगे सक्सेस होना है तो आपको अपने एंगर मैनेजमेंट को लेकर चलना पड़ेगा, एंगर को मैनेज करना ही पड़ेगा। और आज जो मैडम ने जो टिप्स दी हैं आपको, रियली वंडरफुल। अगर आप उसको भी फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको लाइफ के अंदर कोई ऐसे चैलेंजेस है जो नहीं आएंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है, किसी चीज से रिलेटेड, आप इस एंगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो हमारे इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर क्वेश्चन करिएगा, मैम उसका जरूर आंसर आपको करेंगी, और वो उसमें आपको टेक्स्ट मैसेज भी आप आराम से कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैम जाते जाते इस एंगर मैनेजमेंट के लिए और सारे पेरेंट्स के लिए और टीनेजर्स के लिए आपका एक छोटा सा मैसेज हम यहाँ जरूर लेना चाहेंगे। एक एनएलपी का ना एक एग्जाम्पल है जो बहुत सुंदर है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने कई सेशंस में लेती हूँ, तो वो मैं आपके साथ जी शेयर करना चाहूंगी। हम सब ने एक मैप देखा है। मैप आप समझते हैं, आपने जी ज्योग्राफी में किए ही होंगे। जी तो अगर आप एक मैप वाली बुक देखते हैं तो उसमें बड़ा कलरफुल सा दिखाया होता है मैप, जिसमें आप जंगल भी देख सकते हैं, जी आप नदी भी देख सकते हैं, आप लैंड वाला रूट भी देख सकते हैं। ये सारे जो रूट हैं वो आपको आपकी डेस्टिनेशन या गोल तक लेके जाते हैं, बट वो आपको गहराई नहीं दिखाते। एक मैप आपको गहराई नहीं दिखाता, ना बताता है कि जंगल में कितना डेंजर है, ना बताता है कि जंगल कितना गहरा है, और नदी का भी वो बताता नहीं है कि भी कितनी गहराई है, कि भी आप उसको चल के पार कर सकते हैं या आप उसको तैर के पार कर सकते हैं। और अगर सड़क है तो जी सड़क का तो ये नहीं बताता कि कितने गड्ढे हैं या कितने वहां पे आपको पत्थर या रोड़े रास्ते में मिलेंगे। ऐसे ही जिंदगी है। 95% हम लोग जो हैं अपनी जिंदगी एक मैप की तरह जी रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ पिक्चर मैप का देख रहे हैं, हम रियलिटी लाइफ की नहीं समझते। जब अगर हम गहराई लाइफ की समझें तो फिर हम लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, हम हर चीज में खुशी ढूंढना शुरू करेंगे, हर चीज में हम अपने आप को सेटिस्फाइड और ग्रैटिट्यूड वाले सिचुएशन में महसूस करेंगे। पर क्योंकि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ एक पिक्चर की तरह लेते हैं, इसलिए हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं सबको ये कहूंगी कि अपनी लाइफ को और गहराई से समझो। थोड़े पल हैं जिंदगी के, उसे हंसी खुशी बताइए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड दैट शुड बी योर मोटो ऑफ लाइफ। तो फिर मतलब ही नहीं है आपको कभी जिंदगी में कोई तकलीफ आए। एंगर, फियर या ये चीजें, एंजाइटी तो बहुत छोटी चीजें हैं जिंदगी।
बहुत बड़े-बड़े लाइक यू नो चीज़ें आती हैं, कंडीशंस आते हैं जो कि हैंडल करने पड़ते हैं और कई लोग हैंडल भी करते हैं बहुत ब्रेवली। अब अगर आप लाइक अपना मेंटल मेकअप ही देखें, जो लोग जिनको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, सब अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की वजह से वो उसको बैटल को जीत सकते हैं, इस बीमारी से उभर सकते हैं। तो हर चीज़ आपके दिमाग से कंट्रोल, जैसे आप अपने दिमाग को कंडीशन करेंगे, वैसे दिमाग आपसे लाइक चीज़ें कराएगा। तो क्यों नहीं अपने दिमाग को पॉजिटिवली कंडीशन करें? पॉजिटिवली उसको रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें करेंगे। हमारी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। बेसिक प्रॉब्लम यही है और अगर आप ये चीज़ एक सिंपल तरीके से समझ लें, तो आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। जी। So दोस्तों thank you so much यही लक्ष्मण जी। हमारा है लाइफ विद इन, जैसे हमारा शो है, जो ये हमारी शो है वो भी लाइफ विद इन है, तो हमारी जो लाइफ है वो भी हमारे अंदर ही है, लाइफ विद इन है। तो विद इन को समझना है, यही एक आर्ट है लाइफ का। और यही जो है आर्ट जो है मैम ने आज हमारे साथ शेयर किया है, वही आर्ट की कुछ टिप्स आपको यहाँ मिली हैं। तो ऐसे ही टिप्स आपको मिलती रहेंगी, ऐसे ही एक रिनाउन और हमारे जो फैसिलिटेटर्स हमारे शो में भी आएंगे और आपको नई टिप्स देंगे। और थैंक यू सो मच रीमा मैम, रेवा कोहली मैम आज हमारे साथ शो में थी और बहुत अच्छी टिप्स और बहुत अच्छे सॉल्यूशंस और बहुत अच्छी गाइडेंस उन्होंने आज हमें दी है। डेफिनेटली ये हमारे लिए सभी के लिए हेल्पफुल होगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस शो को लाइक करें और हमारे जितने भी शो को जो टॉक शो है इसको आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉक शो का फायदा उठा सकें। यही हमारा मोटो है इस पर्पज का। रीमा कोहली मैम का अगेन हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस शो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शो में नए टॉपिक के साथ जरूर आपसे मुलाकात होगी, इंतजार करिए। नमस्कार रीमा मैम, आप सभी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपना जरूर ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट शो के लिए आप जरूर हमारा इंतजार करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।